हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हम स्टार्ट किए थे अपना जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन घटना चक्र का 2022 का ये है। और इसका हमने फिजिक्स का एक मास्टर वीडियो अपलोड किया था जो 2 घंटा कुछ मिनट का वीडियो था। उसे आप लोग आई होप ने देखा होगा, तो उसे भी देखिएगा। और इसके साथ साथ आज हम केमिस्ट्री का करेंगे और केमिस्ट्री का ये मास्टर वीडियो होगा हमारा। और वन लाइनर ये दिया हुआ है और ये जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और उसी का ये वन लाइनर बनाया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा और बहुत ही हेल्पफुल ये बुक है। तो जिन लोगों के पास ये बुक है, जो बुक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट जिनके पास नहीं है और टाइम भी अब नहीं है बुक खरीदने का, एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम दिन बचा है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उसका रिविज़न कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसका केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से जो क्वेश्चन बना है उसे हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले है कि नाभिक के अवयव हैं। तो नाभिक के अवयव जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अवयव क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक के अवयव बनते हैं। उसके बाद है आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो आणविक संरचना जो होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आणविक संरचना में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अगला है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है वो नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु या फिर अणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन या फिर अणु में से जिसका भाग नहीं है वो है फोटॉन। फोटॉन जो है वो अणु का भाग नहीं है। उसके बाद है कि खनिज एक यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। तो वो प्राकृतिक तत्व में खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक प्रकार का जो परमाणु मिलता है वो है प्राकृतिक तत्व। परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। एटम में न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। उसके बाद है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो ड्यूट्रॉन जो है वो परमाणु कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनों में से एक कण प्रति कण युग्म है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इसका प्रति कण युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है। तो क्वार्क जो है वो मूलभूत कण है। क्वार्क क्या है? मूलभूत कण है। अब है मिलान करना। तो देखते हैं इसको पहले मिलान करके। यहाँ से सूची दिया हुआ है और सूची के आगे सही सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे विशिष्टता उसका कण दिया हुआ है। तो शून्य द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन में होता है, 0 मास। और आंशिक आवेश में क्वार्क होता है, आंशिक चक्रण में पॉजिट्रॉन होता है और पूर्णांक चक्रण में फोनॉन होता है। क्या होता है? फोनॉन पूर्णांक चक्रण में। उसके बाद है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के कितने आवेश होते हैं? 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक अणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के एक अणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण के 2 धन आवेश और उसका द्रव्यमान के बराबर। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश है बीटा कण का। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में आवेश रहित कण जो है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित करता है अफबाउ के सिद्धांत को। परमाणु में कक्षाओं के भरने का जो सिद्धांत क्रम होता है वो क्या कहलाता है? अफबाउ का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं। अब है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? उस द्रव्यमान संख्या का मान हो जाएगा 4।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उस द्रव्यमान संख्या का मान होगा 4। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगी। कितना हो जाएगी द्रव्यमान संख्या? 38 हो जाएगी। अब है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, इसका है 94Pu242 प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होगी। कितना हो जाएगा? जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप लोग करके देखेंगे तो आ जाएगा, तो 148 हो जाएगा। उसके बाद है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। अब है समन्यूट्रॉनिक समूह। यहाँ देख सकते हैं समन्यूट्रॉनिक समूह का एग्जाम्पल दिया हुआ है 6C14 7N15 8O16। ठीक है, तो ये जो है समन्यूट्रॉनिक है, यानी कि इसका जो क्रमांक संख्या दिया हुआ है वो दो अलग भिन्न भिन्न है। ठीक है, अगला है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो किससे? गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरल ने किया था। किसने किया था? बैकुरल ने किया था। अब है हमारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। साक्षरण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनाने वाले तांबे पर हरे रंग की परत बनाना तथा लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना। सिल्वर पर काले परत का बनना, तांबे पर हरे परत का बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना साक्षरण का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध अस्कंदन। दुग्ध अस्कंदन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। अब है स्टेटमेंट दिया हुआ है। कथन ए में दिया है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और कारण दिया है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसमें है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन जो आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे पास्चुराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। पाश्चुकरण संबंधित है दुग्ध के निर्मर्जीकरण से, सही सुमेलित है। अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्रासरण पेयजल और विकृतीकरण प्रोटीन, तो ये जो है सभी सुमेलित सही हैं। अगला है कि सही सुमेलित नहीं है तो पाश्चुकरण चाय, सही कथन है। ये जो दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है तो इसमें इसका सही आंसर जो दिया हुआ है वो है पाश्चुकरण चाय, ये सही सुमेलित नहीं है। पाश्चुकरण किससे? दूध से, दूध का है। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन नहीं है तो सही कथन किसी जल में विलयों के योग से उसका जल विभव बढ़ जाना, सही कथन नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण क्या होता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसीलिए ऊंचाई पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है।
स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। कारण देखते हैं, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। नमक जो है हिमांक को नहीं बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो गैस में द्रव होता है। गैस में द्रव जो होता है कोहरे का अभिव्यक्त होना कहलाता है, कोलाइडी तंत्र कहलाता है। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान का घनत्व, सांद्रता और आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो उसका आयतन जो है वो नहीं बदलेगा। प्रासरण के प्रक्रम में विलायक साद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल और बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त में से कथनों में से सही है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापतन कहलाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब यानी कि ठोस पदार्थ का बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर को अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो वो उसका जो शुष्क बर्फ होगा वो उड़ जाएगा, खुला में उड़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस को सीधा गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सुमेलित है, तो दिया हुआ है उपचयनांक और तत्व का नाम 2 है। CaO में Ca उपापचयनांक है 3 में दिया है कि NaAlH4 में Al उपापचयनांक है और 4 में MnO2 में Mn उपचयनांक है। H2SO4 में S जो है उपचयनांक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ये जो है सभी सुमेलित है। क्या है? सभी सुमेलित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब है अकार्बनिक रसायन। इसमें देखते हैं, यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2019 को रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। कब? 2019 में 150 साल उसका पूरा हो गया है पीरियडिक टेबल का। इसीलिए कथन में दिया है कि कथन ए में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनीय बंधुता की एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है और किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी एक आवर्तक के अनुदेश आयन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की बंधुता कम हो जाती है। तो ये सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम हो जाती है। तो कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सत्य है, 1 और 3 जो है वो गलत है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म है वेसिक और एसिडिक अर्थात उभय धर्मी। तीसरे और चौथे के जो ग्रुप है उसका ऑक्साइड कैसा है? वेसिक और एसिडिक होता है, और उस दोनों एसिडिक और बेसिक जो होता है उसको क्या कहते हैं? उभय धर्मी कहते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। और भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है और विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई। 2014 तक रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व हीरा है। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन के जैसी है। धातु अधातु जैसे उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है वो है गैस। अधिकतर गैसों यौगिक होती है, लेकिन इसमें जो तत्व नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अगला है धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उसके उपयोग।
तो देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 28, 287, 288 और 2882 में से इलेक्ट्रॉनिक समरूपण की जो धातु तत्वों के लिए होती है, तो धातु तत्वों के लिए जो होती है वो हो जाएगा 2882। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? पोटेशियम होता है। लिथियम व पारा, लिथियम या ऑक्सियम, एल्युमिनियम या ऑक्सियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की जो होती है वो लिथियम और ऑक्सियम होती है, सबसे हल्की धातु। और उसके बाद है सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा होता है। सबसे ज़्यादा कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा होता है। अब है सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु टंगस्टन है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कार्बोंडम, टंगस्टन, कास्ट, आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वो नाइक्रोम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम का होता है। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। सबसे हल्की हो गया था, सबसे हल्की कौन सा हो गया था? लिथियम हो गया था। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम में से सबसे भारी सर्वाधिक धातु प्लेटिनम भारी होता है। खनिज यानी मिनरल्स क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। मोती का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांजियोलिन होता है। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम, इसको रूबी के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। सोडियम, कॉपर, मरकरी और सिल्वर में से वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब है कथन और कारण। कथन में दिया है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहु यातायात में प्रयुक्त हो रही है। इन लैंपों का उपयोग सोडियम का होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, वाष्प और आर्गन है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में सोना मिलता है। सोना को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन कहते हैं, मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अब है चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और चीनी मिट्टी, कोरडम, जिप्सम तथा टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है वो जिप्सम कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 1/2 H2O होता है और इसे याद करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जिप्सम का। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। माइका उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वो वैद्युत होता है। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजामिन द्रव्यों में से वह जो उष्मा का अच्छा चालक है वो पारा है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक चालक पारा होता है। तांबा, सीसा, पारा और जस्ता में से उष्मा सबसे अधिक कुचालक होता है पारा का। सीसा, लेड, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव रूप में होता है पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में कोई उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता जो होती है उच्च संचालन शक्ति होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, तो जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती है वो लेड है।
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। हेमाटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में से बेलाडिला जो छत्तीसगढ़ में खनन होता है, तो हेमाटाइट का छत्तीसगढ़ में खनन होता है। अब है सुमेलित है, धातु और गुणधर्म दिया हुआ है। तो सुमेलित पूछा जा रहा है, तो सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा को कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रखा जाता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा या लेड उष्मा का कुचालक है। फिर है उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बनाए जाने योग्य धातु सोना है। स्वर्ण उष्मा का न्यूनतम संचालक पारा तथा सीसा होता है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत की चालकता सर्वाधिक चांदी में होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज बॉक्साइड है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइड में को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है वो एल्युमिनियम उद्योग है। कौन सा उद्योग है? एल्युमिनियम उद्योग है। अब है सही कथन है, तो सही कथन कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। उसके बाद सुमेलित करना है, मिलान करना है, तो इसके सामने सही सही आंसर दिया हुआ है। भंजन पेट्रोलियम का, प्रांगलन ताम्र का, हाइड्रोजनीकरण खाद वसा का, वॉल्नीकरण रबर का होता है। अब है सही सुमेलित है एल्युमिनियम बॉक्साइड का, कॉपर का क्यूप्राइट, पारा मरकरी का सिनेबार अयस्क है, जिंक जस्ता जिसको बोलते हैं वो कैलामाइन का है, और आयरन जो है लोहा हेमेटाइट इसका अयस्क है। उसके बाद है हीरा कार्बन का अपरूप होता है, संगमरमर कैल्शियम का, बालू रेत सिलिकॉन का, और मानिक या फिर रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ध्यान से आप लोग याद कीजिएगा इसको। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही अनुक्रम सोना हो जाएगा पहले, फिर पारा, फिर इस्पात होगा। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम में सबसे उच्च गलनांक होता है बोरॉन का। उसके बाद है मिश्र धातु से संबंधित। स्टील, पित्तल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में मिश्र धातु नहीं है। तांबा मिश्र धातु नहीं है। कथन में दिया है कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, सही है। यसद में उपचयन क्षमता है, तो बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्वान होता है यसद, जिसको जस्ता बोलते हैं, की परत होती है, इसीलिए वो जंग लगने से बचा होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम लिया जाता है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम से रेल का डिब्बे में जो पाट पुर्जा बनाया जाता है उसमें उसका एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है पारदयुक्त मिश्र धातु का। आगे देखते हैं। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है, तो लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। जस्ता, तांबा टीन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता मिश्र धातुओं से अमलगम कहते हैं, पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे का। टांका जो होता है वो टीन और शीशे से मिलकर बना होता है। कांसा मिश्रित धातु है तांबा और टीन का। कांसा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। अगला है सुमेलित करने के लिए, देखते हैं। जर्मन सिल्वर निकेल को कहते हैं, सोल्डर टीन को, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होता है, और हाइपो सोडियम। अगला है जर्मन सिल्वर में
चांदी का प्रतिशत 0% होता है। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है वो है एल्युमिनियम। तांबे की मिश्र धातु का जोड़ा पीतल एवं कांसा से मिलकर बना होता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेंडल में से तांबे की मात्रा अधिकतम कांसे में होती है। वह धातु जो पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है वो है तांबा। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। अब दिया है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि पीतल, तांबा, जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वो पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं अचुंबकीय हो जाता है वो निकेल है। स्टील की कठोरता प्रदान की जाती है कार्बन की मात्रा बढ़ाकर। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए इस्पात स्लैग सामग्री हो सकता है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा आघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो वो क्रोमियम है। आगे देखते हैं। अब है कि जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त किसका किया जाता है? क्रोमियम का। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो सिलिकॉन जो है उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टीन और जिंक में से जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है वो है क्रोमियम और निकेल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टीन तथा जिंक में वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है वो क्रोमियम और निकेल है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। स्टील में होता है 0.1% से लेके 2% तक कार्बन स्टील में होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अब है कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन में ए में दिया है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनिश्चित होती है तब वो पूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। और उसके बाद है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत है। आर गलत है, ए सही है। अब पढ़ेंगे अधातु। अधातु में पढ़ेंगे पहले कार्बन और उसके भिन्न रूप के बारे में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में सर्वाधिक यौगिक निर्माण कौन करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये तीनों जो है कार्बन है। केवलार, लेक्शान, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में केवल कार्बन से बना होता है ग्राफीन। ग्राफीन जो है केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफाइट हीरा ऑक्सो कार्बन तथा फ्लोरेंस में से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो वो ऑक्सो कार्बन जो है वो फ्लोरेंस का रूप नहीं है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट तथा क्रायोलाइट में
स्नेहक, स्नेहक को ही लुब्रिकेंट कहते हैं के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। कार्बन की तीसरी अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक टीम के द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम का नाम है रॉबर्ट एल कल्क, रॉबर्ट एफ कल्क, सर हेराल्ड डब्ल्यू कुरोटो, रिचर्ड ई स्माइले। ये तीनों ने मिलकर 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्बन के तीसरे अवरूप की खोज की थी। उसके बाद है वकमिंस्टर फ्लोरीन है। वकमिंस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं। सही सुमेलित है सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, सेबिन कीटनाशक, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू में से कार्बन नहीं है, तो बालू एक कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में कार्बन मिलता है लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से एक जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है वो एंथ्रासाइड है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील तथा मिश्र धातु स्टील में से कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। हीरा, क्वार्टराइज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा यानी क्रिस्टल नहीं होता है, तो गंधक जो है वो क्रिस्टल नहीं होता है। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वोरेजिया से यानी अम्लराज जिसको बोलते हैं, सांद्र या सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक हीरा से किया जा सकता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी कांच पर खरोचा जा सकता है। उसके बाद है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। हीरे का भी बिक्री कैरेट में किया जाता है और 1 कैरेट में 200 ग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होता है। अब है ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। उसके बाद दिया है हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे अधिक शक्तिशाली पदार्थ है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षु पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन, एलईडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तीनों स्टेटमेंट में जो आपका सही हो जाएगा वो 1 और 2, 4, 1, 2 और 4 सही है, बाकी 3 जो है ये गलत है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है ग्राफीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब है निम्नलिखित कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल कठोर बना देती है, वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबा लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 जो हो जाएगा वो सत्य है। 1 और 2, 1 में दिया है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, यह उपयोग योग्य नहीं रहता है, बिल्कुल सही है। और 2 में दिया है कि हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलिकॉन, ब्रोमियम, फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम जो है वह विद्युत का मंद चालक नहीं है। अब बी में है हाइड्रोजन और उसके यौगिक, इसे पढ़ते हैं अधातुएं में ही। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? H4। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन जन की प्रतिशत कितनी होती है? 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अनुग्राम ऑक्सीजन अधिवक्य में जल पर 290 किलोग्राम उष्मा देता है।
उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी तो 580 किलोग्राम की ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो उससे पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनेगा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का शीतलक तथा मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ साधारण पानी और भारी पानी है। गुरु जल क्या है? गुरु जल ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन से मिलने से गुरु जल का निर्माण होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के साथ पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी का खोज HC उरे ने किया था। D2O का खोज किसने किया था? HC उरे ने किया था। भारी पानी का अनुभार 20 होता है। जल गैस है CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, वाल्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो ये चारों के लिए जो है कठोर जल उपयुक्त नहीं है। पानी की अस्थायी कठोरता उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के लिए। जल के pH का मान लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्णन होता है अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम प्राशन प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया उत्क्रम प्राशन कहलाती है। फिटकिरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने को प्रयुक्त हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। किसका? निकेल उत्प्रेरक का। अब है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैस है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम को क्या कहते हैं? नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा यानी आयतन वायुमंडल में सबसे कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग 78 से 79% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78 से 79% वायुमंडल के वायु में होता है नाइट्रोजन। उसके बाद है N2O2 तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है। H2 जो है गैसीय चक्र नहीं है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन में से जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। उसके बाद है हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों के द्वारा एथेंसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। आर्गन, नियॉन, जिनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं वो जिनॉन है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब है ए में दिया है, इसमें से कथन आपको चूज करना है। कथन कौन सा सत्य है तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। पहला है कि बोर्ड मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदीनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो सही बात है, इसे फफूंदीनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है बोर्ड मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को। बी में दिया है कि बेरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल प्रयुक्त होता है। तीसरा में दिया है कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद है हंसाने वाली गैस
नाइट्रिक ऑक्साइड होती है? तो नहीं, हंसाने का नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो डी जो है ये गलत है, बाकी ए, बी और सी तीनों सही है। आगे दिया है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा को अप्रभावित करती है। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस को। हवाई जहाज के जो चक्का होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है मैग्नीज तथा मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, वो नाइट्रोजन है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, नीला हरा सवाल से संबंधित है। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ग्लाइसिन, एलेनिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। ब्रोमीन लाल द्रव को कहते हैं। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन का उपयोग पीराहारी के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमियम तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाता है। उसके बाद है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन आर्गन और पारद वाष्प को। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अब है अम्ल, क्षार तथा लवण। एंटासिड होते हैं। तो एंटासिड क्या होता है? ये भस्म होता है। भस्म को ही बेस कहा जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया जो बनाया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है, जिसका उपयोग स्वर्णकारों में किया जाता है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच मूल्यांकन किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूक्ष्म मूल्यांक है। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। उदासीन विलयन तथा आसुत जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद है अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है तो 7 से अधिक होगा, जो लिटमस को लाल कर देगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वो H2SO4 होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, इसीलिए यह अम्लीय होता है। आयोडीनीकृत लवण में होता है। आयोडीनीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीनीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल नहीं है वो है NH3। NH3 जो है वो लुईस अम्ल नहीं है। अगला है कथन में दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही दिया हुआ है। आर पढ़ते हैं पहले। तो आर में दिया है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रभावित किया जाता है वो उसका जो सोडा वाटर बना होता है वो अम्लीकृत प्रकृति का होता है।
चूने का पत्थर दुधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद है केरोसिन, कांच, मिट्टी और सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। केरोसिन में जो होता है वो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। उसके बाद है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस जो है वो अमोनिया है। अब है सुमेलित कीजिए। तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, हाइपो का रासायनिक फार्मूला सोडियम थायोसल्फेट होता है, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब है सही सुमेलित है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। किसका? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2O3। ये धोवन सोडा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जम सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। ये गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेयर संयंत्र में होता है। तो इस कथन में 2 और 3 सही है और 1 जो है वो गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक जिसे NaCl कहते हैं वह जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से होता है। किससे? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। उसके बाद दिया हुआ है सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर से 1 मिनट। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। दूसरा दिया है कि सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही है। सभी क्षारीय मृदा जो होता है वो धातु जलायोजित को उत्पन्न करते हैं और बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये गलत है। तो इसका सही जो दिया हो जाएगा A, B और C, ये तीनों सही है। अगला है विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पढ़ते हैं। जल में अधिक विलय होता है। ये जो कथन है ये गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ये सही है। ऑक्सीकारक होता है। ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ये B, C और D सही है। B, C, D सही है, एक गलत है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। अब इनो लवण को जल में डाला जाता है, बुलबुले बनते हैं जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचयक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैलोमेल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट जिसका एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है।
फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट। सही सुमेलित है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में। फोटोग्राफी में उपयोगिक तत्व जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। उसके बाद दिया हुआ है फोटोग्राफी की प्लेट की परत पर चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की परत। अब आयनीय यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनिक यौगिक अल्कोहल में अम्लीय होती है। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इनमें से सत्य कथन है आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। अल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक चयन किसका होता है? शहद का होता है। अब है कार्बोनिक रसायन, इसमें हाइड्रोकार्बन। तो अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में दुष्प्रभाव का सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो। ये जो है अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रदुप्रभाव का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो कार्बन का, सभी जैव यौगिक जो है वो कार्बन का अनिवार्य मूल तत्व है। उसके बाद है सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व भी कार्बन ही है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। दूसरा में है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। उपयुक्त तत्व समूह में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है तो वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यह जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों को बढ़ते क्रम के अनुसार एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु डबल बॉन्ड यानी द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव रूप में। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है वो है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में जो गैस उपयुक्त होता है वो ब्यूटेन है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही मीथेन के अपघटन से है। उसके बाद है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है। डीडीटी कीटनाशक है और निकोटीन तंबाकू में होता है। फल पकाने में सहायक इथेफॉन होता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन को। फलों के पकाने में बढ़ावा दिया जाता है एथिलीन का। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एसिटिलीन जो है बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन, कार्बोडाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो यह जो है बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। एसिटिलीन का सही है। और एसिटिलीन जो है प्लास्टिक के निर्माण करने में भी उपयुक्त एक कच्चा माल है। तो ये दोनों सही है। 3 जो है ये गलत है। अगला दिया हुआ है कि सुमेलित है। सुमेलित है फुलरेंस कार्बन परिवार का अपरूप है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस
रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन फ्लोरीन में युक्त बहुलक है। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्राफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुसार सुव्यवस्थित क्रम क्या है? पहले केवलार 1964 में, फिर फ्लोरीन 1985 में, ग्राफीन 2004 में और ब्लैक गोल्ड 2019 में इसका सही क्रम है। तो सबसे पहले केवलार, फिर फ्लोरीन, ग्राफीन, फिर ब्लैक गोल्ड। अगला है सही सुमेलित है। सही सुमेलित है तो पायरीन जो है वो एक अग्निशामक है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेऑन प्रशीतक है। कोबाल्ट समूह का आवंत क्रम है 3। कितना? 3 हो जाएगा। उसके बाद है बेंजीन के लिए सत्य है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बाउंड होते हैं। अब है अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मिथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाया जाता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को, जिसका नाम मेथनॉल भी कहते हैं। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है वह जाइमेज है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो जाइमेज एंजाइम जो है वो जाइमेज द्वारा बदला जाता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल उत्पादन के लिए। सीरा जो है, जौ को अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं बियर। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? बियर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर होता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। अब है बहुलक। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाडाइन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन, स्टाइरीन में से वह जिसका प्राकृतिक रबर बहुलक है वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो रबर का प्राकृतिक बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेयॉन, लिनॉन, जूट तथा नायलॉन में से वह जो गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है वो नायलॉन है, जो गैर सेलुलोजी रेशों का उदाहरण है। उसके बाद है बैकेलाइट, रेशम, केबल तार तथा लेक्सॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक है वो है रेशम। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन एवं पॉलीथीन में वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिस नहीं है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिस नहीं है। उसके बाद है घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है। तो स्टार्च, प्रोटीन, रुई यानी कपास, ये सब जो है बहुलक है, लेकिन घी जो है वो बहुलक नहीं है। अगला है पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक पॉलियोमाइड है। उसके बाद है पॉलियोकार्बोनेट, पॉलियोयूरेथेन, पॉलियोस्टाइरीन तथा पॉलियोएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है वो पॉलियोकार्बोनेट है, जिसे बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलार का प्रयोग किया जाता है। किसका? केवलार बहुलक का। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड, जिसको पटलित बोलते हैं, कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लैमिनेटेड का। लैमिनेटेड कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। केबल तार, गिल प्लाट तथा लेक्सॉन में वह बहुलक जिनका प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किया जाता है वो है केवलार तथा लेक्सॉन का। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है।
बिल्कुल बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, हाँ संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, हाँ है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद है ना चिपकने वाली कढ़ाई, यानी जो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई होता है, उसके निर्माण में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन का बना होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है टेफ्लॉन का सामान्य नाम। टेफ्लॉन का बहुलक टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का बर्तन को चमकीला बनाने में उपयोग किया जाता है। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टाइन में से पॉलीमर नहीं है, वो है कैप्रोलैक्टम। ये जो है एक पॉलीमर नहीं है। फाइब्रोइन, लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में से कृत्रिम पदार्थ नहीं है फाइब्रोन। फाइब्रोन जो है वो एक कृत्रिम नहीं है। उसके बाद है फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट बना होता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बना होता है। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन तथा पीवीसी में से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, वो है पीवीसी। अगला देखते हैं। अब है कार्बोनिक अम्ल। कथन दिया हुआ है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। हाँ, फॉर्मिक एसिड जो है वह एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होती है और फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन यहाँ ए जो है आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण लैक्टिक एसिड का संचय है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। उसके बाद है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ब्यूटाइरिक अम्ल जो होता है वो दुर्गंध मक्खन में होता है। उसके बाद है फिर नीचे दिया हुआ है सुमेलित करना है। स्क्रबी अम्ल नींबू का है, मल्टोस माल्ट, लैक्टिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। सही सुमेलित है अचार एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल होता है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल है और इमली में भी यही होता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में भी होता है। अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्वान टार्टेरिक अम्ल होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। उसके बाद है सत्य कथन है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये कथन जो है सही है। अब है विस्फोट पदार्थ। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो खानों में मतलब खान वगैरह फैक्ट्री वगैरह में जो विस्फोट होने का कारण है वो मीथेन एवं वायु है। क्या है? मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होता है मीथेन के साथ वायु मिलने से। ट्राइनाइट्रोटाइलून TNT इसका शॉर्ट फॉर्म है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोटाइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोटेरीमीन RDX जिसको शॉर्ट फॉर्म है RDX, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन का शॉर्ट फॉर्म है RDX। पोटेशियम क्लोरेट तथा
नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में विस्फोटक नहीं होता है वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है वो विस्फोटक नहीं होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं होता है। अब है TNG, TNP, TNA तथा TNT में वह जो विस्फोट जिसका नाम नोबेल तेल है वो है TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। यह जो है विस्फोटक नोबेल तेल है। उसके बाद है RDX आविष्कृत हुआ है हैनिंग द्वारा। RDX का आविष्कार किसने किया था? हैनिंग ने। सत्य कथन है RDX एक विस्फोट है, बिल्कुल सही। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। साइक्लोनाइट RDX का एक नाम है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में वह जिसे विस्फोट की तरह से प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में एमाटोल में नहीं पाया जाता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्सैलिक एसिड में विस्फोट के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। अब है ईंधन। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन कौन है? पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक ईंधन है। उसके बाद है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस जो है वो स्वच्छतम ईंधन है। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस आदि प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस है। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। उसके बाद है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों जो है बिल्कुल सही कथन है। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में सबसे अधिक ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रांचल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। सीनेट संख्या गुणवत्ता प्रांचल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है वो मीथेन है। बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः तत्व होता है मीथेन का। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था डॉक्टर SB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG कौन सा गैस जिससे हम लोग घर में खाना बनाते हैं वो LPG। उसके बाद है तरलीकृत पेट्रोलियम। LPG का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। उसके बाद है सही सुमेलन कीजिए। तो CNG मीथेन और इथेन से, LPG में ब्यूटेन प्रोपेन होता है, कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। कथन दिया है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। तो ये जो है सही है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। उसके बाद दिया है आड़ में कि मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। घरेलू LPG सिलेंडरों में
दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति तरल रूप में की जाती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रित हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है मीथेन CH4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा है, भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित है। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और ईंधन प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक जो है ये सही है। अगला है गैसोहॉल। गैसोहॉल जो है एथिल, अल्कोहल और पेट्रोल के मिलने से गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल का मिश्रण गैसोलीन और एथेनॉल का है। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। कथन दिया हुआ है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो है जीवाश्म ईंधन ये तीनों है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, बिल्कुल सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं। कार के इंजनों के नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिल लेड का। टेट्रा इथाइल एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपर स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल को। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। विशिष्टता पढ़ते हैं, इसे छोटा करते थोड़ा सा। पहला है रेडियल टायर, उसके बाद शुभ्रग्राही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। इन सभी विशिष्टताओं जो मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है वो है 1, 3 और 4। 2 जो है वो नहीं है, इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक रोचक सहित, यह तीनों जो है मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को विशिष्टताएं देती है, विशिष्टताएं दक्ष बनाती है। उसके बाद है गाड़ियों को चलने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। भारत में पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्राइड है। उसके बाद है शैवाल आधारित जैव ईंधन के उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं। तो पढ़ते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उत्पादन में केवल समुद्र में ही संभव, महाद्वीप पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमानों पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिसे पारिस्थितिकी एवं समाज सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। उपयुक्त में से सभी कथन जो है क्या है ये पूछ रहा है। तो 2 और 3 सही है। कौन? 2 और 3 सही है। अब है हमारा खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिल बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो
शाकनाशक का उदाहरण है वह है सोडियम क्लोरेट। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। किसमें? नाइट्रोजन वातावरण में। प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करने में मदद करता है। अगला है नियॉन ऑक्सीजन तथा फ्रियोन में से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है वो है फ्रेयॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। कौन? एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक जो है वो फ्रुक्टोज या फल संकरा है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज तथा सुक्रोज में सबसे मीठी फ्रुक्टोज होती है। कथन 1 में दिया है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप संकरा यानी कि इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर होती है। बिल्कुल सही है, अधिक मधुर होती ही है। प्रतीप संकरा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यह दोनों सही है, लेकिन RA का सही व्याख्या नहीं करता है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो एस्पर्मेट जो है सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। उसके बाद है एस्प्रिन मिलती है। एस्प्रिन एक पेड़ से मिलती है। किससे? एस्प्रिन एक पेड़ से मिलती है और एस्प्रिन एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है एस्प्रिन और यह एक पेड़ से मिलती है। शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। शांति कारक औषधि के रूप में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के साथ। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। किसका? इमल्सन यानी पायस का। दूध एक उदाहरण है किसका? पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में से कोलाइड नहीं है, तो शहद जो है वो कोलाइड नहीं है। दूध को एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों के सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर इसे एक रूप किया जाता है। उसके बाद है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल यानी प्रमुख घटक यूजेनॉल है। आम, पपीता, अमरूद और कत्थे में जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल अमरूद है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वो बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद। अब है अपमार्जक। वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। यह तत्व जो है मानव पसीने के रूप में उत्सर्जित करते हैं। वनस्पति तेल, मेबलिन तेल, किरोसिन तेल और कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल का। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मपेंट और सल्फोनेट में सबसे कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट है। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता है। कथन में दिया है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। तो ए सही है और आर जो है ये गलत है। कृत्रिम प्रालक्षम कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। ये सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम में घुलनशील लवण बनाते हैं। ये भी सही है, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण सही नहीं है। नहीं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है ये कह रहे हैं। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो यह दोनों जो है सही है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक और सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है ताकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। अब है उर्वरक। उर्वरक में दिया हुआ है कि पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यक है। सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो यह दोनों जो है सही है और RA का स्पष्टीकरण भी है। गेहूं की खेती के लिए प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन उर्वरक का। नत्रजन यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं वो है हाइड्रोजन। उसके बाद है सही सुमेलित है। पादप पोषक तत्व और कार्ड। नत्रजन वृद्धि का विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का बंद होने का नियंत्रण और बोरॉन जो है वो रोग प्रतिरोधकता को बनाती है। उसके बाद है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वो है अमोनियम सल्फेट। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 46.7% होता है। यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनिया सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है वो है यूरिया। उसके बाद है भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित है। दूसरा में दिया है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ये भी 2 सही है। उसके बाद है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल व तेल सोडा कारखाना का उत्पाद करता है। तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। उसके बाद है 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी 2.2 किलोग्राम। कृषि नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुर भवन होता है यानी कि प्रोलिफरेशन हो जाता है। मिट्टी की अम्लीयता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निष्छालन यानी लीचिंग हो सकता है। तो यह केवल 2 और 3 सही है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल के नाइट्रेट का निष्छालन हो सकता है। ये दोनों सही है। उसके बाद है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन और 46% DAP फास्फोरस पाई जाती है। यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट और NPK में मिश्रित उर्वरकों हैं NPK। यूरिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक जो नहीं है वो है सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक यूरिया है। ह्यूमस का उदाहरण जैविक कोलाइड है। ह्यूमस का उदाहरण जैविक कोलाइड है। आलू, गन्ना, सनई और चना में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है।
सुमेलित है। नीलहरित शैवाल धान से राइजोबियम लेक्यूमिनिसेरम, मटर से राइजोबियम लेक्यूमिनिसेरम, मटर से एज़ोटोबैक्टर, गेहूं से। नीलहरित शैवाल धान से राइजोबियम, मटर से एज़ोटोबैक्टर, गेहूं से संबंधित है। अब है विविध से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा इसे इसमें कवर करते हैं। तो सबसे पहले है कि वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। किसके लिए? लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए पुरस्कार 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद है कथन और कारण। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। तो सही है, ओजोन एक रेडियो एक्टिव नहीं है। आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है सिर्फ। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होती है, एलिथ्रीन। फायर अलार्म में प्रयोग किया जाता है फोटोसेल का। फायर अलार्म जो होता है उसमें फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में अग्निशामक कम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम अग्निशामक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में अग्निशामक में काम कौन सा आती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशामक में काम आती है आग बुझाने में। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से। उसके बाद है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है वो एल्युमिनियम सल्फेट है। पायरेथ्रम, रोटिनोन तथा इफेंड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर कोलाई में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे का जहर जिस रसायन पदार्थ से बनता है वो पोटेशियम साइनाइड होता है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है चूहे मारने के लिए, प्रयोग किया जाता है चूहे का नियंत्रण करने के लिए। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमक तथा चूहानाशक के रूप में एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। समस्थानिक 6C14 संबंध है फॉसिल्स यानी जीवाश्म की आयु निर्धारण से। कास्ट अस्थि और शंख की पुरातत्व नमूने का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14, स्ट्रांसियम 19 से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे चट्टानों की उम्र मापी जाती है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणें का विच्छेदन करता है वो क्रुक्स कांच है। क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है। भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट और जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से जो यशद पुष्प कहलाता है वो जिंक ऑक्साइड है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया है। उसके बाद है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण अमीनो यौगिक है जिसको ट्राइमेथिलमीन कहते हैं। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हेलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विवक्षाएं हैं तो इसे पढ़ते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें दिया है
यह खनिज के पूर्वक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना दिया। ये गलत है। यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक हुआ। ये सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ये भी सही है। अगला है, जो रसायन कृत्रिम बादल बनाने या कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त है वो सिल्वर आयोडाइड है। नीला थोता कवकनाशी है। इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटनाशी है। अब है सही सुमेलित है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, फिलास्कर ऊन, जिंक ऑक्साइड। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तथा मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह मंगल और बृहस्पति है। उसके बाद है सुमेलित है। लोहा जो है हीमोग्लोबिन में होता है, सीसा संचायक बैटरी में, चांदी फोटोग्राफी में, तांबा तरित चालक से संबंधित है। मार्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम किरोसिन तेल से संबंधित है। बेरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। आतिशबाजी में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और गैल्वेनिक क्रम में जिंक का उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। तीनों का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल का, बेंजीन का और अल्कोहल का। लाल स्याही बना होता है इयोसिन से। नीला, लाल, हरा, काला रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है वो लाल होता है। सही सुमेलित है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक से, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड घाव की मरहम की पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में, केपलार संश्लेषित रेशा, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी, नाइट्रोसेलुलोस विस्फोटक के रूप में। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का शुष्क सेल में उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का संचालक सेल में और यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग फॉस्फोरस का किया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है वो श्वेत फॉस्फोरस है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सुमियो आइजीमा ने कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई। उसके बाद है भारत में निम्न तापीय उष्मीय विवलीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विवलीकरण संयंत्र प्रारंभ की गई थी कवरत्ती में। भारत में जल विवलीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप एवं चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इंडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा संबंधित है इंडेफिक से। पौधे की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन में से माइक्रोन्यूट्रिएंट है पोटेशियम। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। उसके बाद है ध्रुमपद युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुमपद बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्ण से बने होता है। अब है विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। सही है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व का नाभिक संरचना बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सही है। ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। और टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था। ये चारों कथन सही है। शुष्क सेल यानी बैटरी
विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अब कथन और कारक है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है और शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ए सही है और आर जो है वो गलत है। एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघटनों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक, सेबर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम का। उसके बाद है सुमेलित है। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में, टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। उसके बाद बेनाड्रिल, ये जो है प्रतिहिस्टामीन है। क्या है? प्रतिहिस्टामीन है बेनाड्रिल। उसके बाद है पोटेशियम ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड का अम्ल वर्षा में, फ्लोराइड प्रदूषण दांत में, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी से हुआ था और ओजोन रिएक्टता चर्म रोग से। ओजोन चर्म रोग से। अब देखते हैं कथन में दिया है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगनाशी के रूप में होता है। फेनिल का प्रयोग, तो ये सही है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो यह दोनों कथन सही है। आर ए का सही कारण भी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से इसका कार्य है अपापचय के रूप में क्रिया। ये सही है और इसका 3 सही है। उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में इसका कार्य करना। 1 और 3 सही है। सुमेलित है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई, वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नवोदिष्ट किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को नवोदिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। सुमेलित है। अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से। हेंग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य से है। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 रात को। बिस्फेनॉल ए है, तो बिस्फेनॉल ए जो है एक खास संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। चीन, यूके, स्विट्जरलैंड और ब्राजील वह देश है जिसमें गैसोलीन और इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य किया गया है, वो ब्राजील है। फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड है। पेट्रोलियम और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl, NO3, H2SO4, H2CO3 में से जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर ओजोन परत का। तो ये इसका याद रखिएगा और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये था हमारा जीएस पॉइंटर का रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी
ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, इसमें हमने कवर कर दिया। और अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो होगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।